नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और अब इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। हुँ। आज जो राजनीति में घटनाक्रम हुआ, उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। नए जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे यह कहूँगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज सुबह आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हुँ, उसका लबुलुआब यह था कि जो मनी ट्रेल ढूँढा जा रहा है ईडी के द्वारा, हुँ, असल में वो तो जाकर भारतीय जनता पार्टी के चंदा के रूप में वहाँ हुँ, पर दिखता है हुँ। और इसकी जाँच की जानी चाहिए। आतिशी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हुँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपको ये लगता है कि इस तरह की कोशिशों से आम आदमी पार्टी एक काउंटर नैरेटिव बना पा रही है कि भ्रष्टाचार असल में उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया है? देखिए, आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ये बात आतिशी के कहने से पहले से कल से मीडिया में चल रही है। संदीप चौधरी ने अपने कार्यक्रम में सीधा सवाल में कल पूरे समय इसी विषय के ऊपर चर्चा की थी। उससे पहले उससे भी 1 दिन पहले इस बात की 1 दिन पहले से इस बात की चर्चा है। क्योंकि स्टेट बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े जब से चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आए हैं, तब से ये तथ्य सबके सामने आ चुका है और इसकी जांच के लिए, इसे प्रमाणित करने के लिए किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं है। सारे तथ्य स्वयं सिद्ध हैं, अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं और ये कहानी बहुत ही सीधी और सरल है। इसको समझाने के लिए किसी बहुत बड़े पेचीदा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अरविंदो फार्मा हैदराबाद की एक कंपनी है। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पी शरद चंद्र रेड्डी, जिन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कथित शराब घोटाले में चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के साथ में को एक्यूज यानी सह अभियुक्त बनाया था। आप देखिए कि 1 नवंबर 2022 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके 5 दिन के भीतर भीतर इन्होंने 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 21 नवंबर को भुना लिया। 1 जून 2023 को अदालत की अनुमति से पी शरदचंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, अप्रूवर बन गए। इससे पहले उन्होंने जो 2 बयान दिए थे, उन 2 बयानों में आम आदमी पार्टी के किसी नेता का जिक्र नहीं था। लेकिन जैसे ही ये सरकारी गवाह बने, वैसे ही इन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं का अपने गवाहों में जिक्र करने लगे। फिर इसके बाद उन्होंने 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। वो भी भारतीय जनता पार्टी को दिए गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड भुना लिए। अब आप देखिए, ये पूरी कहानी बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है। फिर इनको पीठ में दर्द होने के नाम पर अदालत में इन्होंने जमानत की अर्जी लगाई और इनको जमानत प्राप्त हो गई, क्योंकि ईडी ने उस जमानत का कोई विरोध नहीं किया। अब ये नजारा पूरी तरीके से अपने में स्पष्ट है। मैं ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकारी गवाह बन सकता है, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। और सरकारी गवाह बनने के बाद में वो अपने पिछले दिए हुए बयान से भिन्न बयान भी दे सकता है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो साथ साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीद रहा है और वो सरकारी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दान में भी दे रहा है। और जब वो दान में दे रहा है, उसी के साथ में उसके सरकारी गवाह बनने की तारीखें मिलती हैं, उसी के साथ उसको गवाह जमानत पे छोड़ देने की तारीखें मिलती हैं। पीएमएलए जैसे कानून में, जिसमें किसी को जमानत नहीं मिल पाती है, वहां पर केवल उन्हें इस तर्क के आधार पर जमानत दे दी गई कि उनकी पीठ में दर्द होता है। तो आम आदमी पार्टी ये जो सवाल उठा रही है, ये सवाल तथ्यात्मक है और इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। इस सवाल केवल तभी बचा जाएगा जबकि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह झुका हुआ हो और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होना भी अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। इस देश में ज्यादातर लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं। प्रश्न ये है कि क्या इस तथ्य को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए? जिस मनी ट्रेल को आज तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खोज रहा है,
और बार बार इसी तर्क के आधार पर पूरक चार्जशीट दे दे के मनीष सिसोदिया को लगातार जेल में रखा जा रहा है, और अब संजय सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है, और अब अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया है। यहां पर एक और मनी ट्रेल मिल रही है, जो एक अलग तरह की मनी ट्रेल है, जिसका एक सिरा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कोष और खाते से जुड़ता है। इसे प्रमाणित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ साफ क्विड प्रो को है। तो ये बिल्कुल अपने आप में साफ है। तो वो अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी कोशिश क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी तो एक तथ्य लोगों के सामने रख रही है। अब सवाल ये है कि मीडिया इस तथ्य को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। अगर और कोई जमाना होता तो इस तथ्य को इतना ज्यादा उछाला जाता, इस तथ्य को मीडिया छत पर खड़े होकर लोगों को सुनाता और उससे पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनता। लेकिन आजकल का मीडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नैरेटिव चलाने में ज्यादा व्यस्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जैसी कोई तथ्य आता है वो उसको दबाने छिपाने की कोशिश करता है, या तोड़ मरोड़ के उसको पेश करता है, या भाजपा जैसा चाहती है वैसा स्पिन उसमें देता है। एक चीज मैं आज देख रहा था कि एक मीडिया चैनल पर एंकर यह कह रही थी कि इस तरह के मामले तो अदालत में ले जाए जाने चाहिए, सही है या गलत है इसके बारे में अदालत फैसला करेगी। तो क्या सिर्फ अदालत के भरोसे ऐसे मामलों को छोड़ा जाना चाहिए या इसका सही गलत राजनीतिक क्या, रूप से उठाया जाना इसमें चाहिए? इसमें फैसला करने की क्या अदालत के फैसला करने की क्या जरूरत है। यहाँ तो सीधे सीधे जैसे ही ये मामला प्रकाश में आए, ये तो चुनाव आयोग की वेबसाइट देखिए आप, वेबसाइट पे है, और ये तथ्य सबको पता है कि शरद चंद्र रेड्डी को कब जमानत मिली, कब वो अप्रूवर हुए, कब उन्होंने आम आदमी पार्टी के लोगों का नाम लेना शुरू किया। इसमें तो फौरन अपने आप बिना किसी के कहे हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को संज्ञान लेना चाहिए इस मसले का, और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये तो अपने आप में पूरी तरीके से स्पष्ट है। कम से कम ये मामला पूरी तरीके से स्पष्ट है, और कोई मामला स्पष्ट हो या ना हो, कि भाई कैसे एक व्यक्ति जो तथाकथित शराब घोटाले में के कविता का को एक्यूज था, वो किस तरीके से उस मामले से निकाला गया, किस तरीके से वो सरकारी गवाह बना, और किस तरीके से उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर 2 किस्तों में भारतीय जनता पार्टी को भेंट किए, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तत्परता से भुना लिया। अब जो एंकर जो चाहे वो कहते हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अब इस सवाल को लेकर एक काम जरूर हो सकता है कि इस सवाल को लेकर अदालत में विपक्ष को जाना चाहिए, अपोजिशन को इसका पूरा एक मसला बनाकर याचिका के तौर पर अदालत में पेश करना चाहिए कि ये हुआ है और इसका सीधा सीधा संबंध जो है इस मामले से है, और अदालत जो है वो सरकारी एजेंसियों को आदेश दे कि इस मामले में केस दर्ज करें। आज एक और घटना हुई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनका संदेश आकर पढ़कर सुनाया और यह कहा गया कि वो उसी कुर्सी पे बैठी थी जिस कुर्सी पर बैठकर अक्सर अरविंद केजरीवाल अपना संदेश दिल्ली की जनता के नाम देते थे, और यह कयासबाजी शुरू हुई कि क्या वो अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। क्या इस तरह की कयासबाजी को आम आदमी पार्टी के पक्ष में माना जाना चाहिए? क्या इसमें सच्चाई अगर हो तो? देखिए, इस तरह की कयासबाजी तो आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति को गड़बड़ाने के लिए फैलाई जा रही है। मेरा अपना ये मानना है, मेरा मानना, मैं कोई अंदरूनी आदमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता अंदर क्या घटित हो रहा है, लेकिन जो समीक्षात्मक मेरा आकलन है उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं। इसमें कानूनी रूप से उनको भी रोक नहीं सकता, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं इसमें आएंगी। उन व्यवहारिक समस्याओं के लिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, बार बार उन्हें अदालत से इसकी इजाजत लेनी पड़ सकती है कई कामों के लिए, कुछ विशेष आदेश अपने पक्ष में अदालत से लेने पड़ेंगे, तब वो इस काम को कर पाएंगे, लेकिन उनको कोई इससे रोक नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, जब वो अदालत से सरकार चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर गौर करना पड़ेगा कि वो अदालत से उन्हें सरकार चलाने दे या न चलाने दे। दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, इस राज्य में उपराज्यपाल का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ तक उपराज्यपाल का दावा यह है, और सरकार ने इसके पक्ष में कानून भी बना दिया है, कि वही दिल्ली की सरकार है, एलजी ही दिल्ली की सरकार है। तो इसके बाद अब एलजी के ऊपर जिम्मेदारी आती है, और एलजी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर जिम्मेदारी जाती है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने देंगे या नहीं चलाने देंगे। मैं कल भी इस बात को, इसका विश्लेषण कर चुका हूं। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास मोटे तौर पे दो
विकल्प रह जाते हैं, 3 विकल्प रह जाते हैं। पहला, वो आम आदमी अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने दे। दूसरा, वो विधानसभा को बर्खास्त कर दें और एलजी की हुकूमत दिल्ली के ऊपर कायम हो जाए और एक ब्यूरोक्रेटिक प्रशासन शुरू हो जाए, नौकरशाहाना प्रशासन शुरू हो जाए। तीसरा, विधानसभा भंग ना करें बल्कि उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दें, यानी विधानसभा को निलंबित कर दें बिना भंग किए हुए, उसमें भी एलजी की ही सरकार बन जाएगी और ऐसा करने पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानी जाएगी, लेकिन उसको चलाएंगे नौकरशाह, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं जो सरकार बना सके। इतने प्रतिनिधि नहीं है कि जो सरकार बना सके। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अगले 11 महीने एक नौकरशाहाना सरकार के साथ में गुजारने पड़ेंगे और इसके तरीके अगर वो ऐसा करते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी के हाथ में वो अपने खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार दे देंगे। इसका नुकसान उन्हें 2015 में भी हो चुका है और मुझे पक्का यकीन है कि इसका भाजपा को लाभ तो नहीं होगा, नुकसान जो जितना हो उतना हो वो तो बाद में पता चलेगा। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक रणनीतिक दुविधा में डालने वाली चीज है। ये उस दुविधा से भारतीय जनता पार्टी कैसे निकलेगी, किस रूप में निकलेगी, ये सब देखने की बात। भाजपा वाले इस सवाल को लेकर बहुत बेचैन है। वो कह रहे हैं जेल से तो गैंगस्टर लोग अपना गैंग चलाते हैं वगैरह वगैरह। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने इस तरह के डायलॉग बोले हैं, ठीक है, उन्हें इस तरह के डायलॉग बोलने दीजिए, लेकिन जिस तरह अगर अरविंद केजरीवाल गैंगस्टर हैं और जेल से गैंगस्टर की भांति सरकार चलाएंगे तो हम आज तो दिल्ली तो भाजपा के पास पूरे इस बात के अधिकार है उनको रोकने के। वो उनको रोके, उनको रोकने के लिए उन्हें सरकार बर्खास्त करनी पड़ेगी। ये सवाल मैं 2 दिन पहले भी कर चुका था, मैं फिर से इसको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर एक राजनीतिक शुचिता या नैतिकता जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने खुद के लिए तय किया, उसका प्रश्न भी तो है, क्योंकि सारे नेता इस्तीफा देते हैं। आप ऐसा लगेगा कि कुर्सी के मुंह में है, क्योंकि नीतियां तो आपकी पार्टी और आपकी सरकार फिर भी लागू कर सकती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये मोह का सवाल है, मतलब मुझे कम से कम ये सत्ता का मोह नहीं लगता। यहाँ तो एक खास तरह की चुनौती है। चुनौती यह है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को भाजपा इस खेल को जो राजनीति का प्रचलित तरीका है उस तरीके से नहीं खेल रही है। अगर भाजपा इस खेल को राजनीति के प्रचलित तरीके से खेल रही होती तो वो ईडी को इन लोगों के पीछे नहीं लगाती। नहीं, भाजपा तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही नहीं, वो जिस दिन से ये पीएमएलए कानून में भाजपा ने भांप कर वो जो उसका अनुच्छेद 45 है, उन अनुच्छेद 45 को रीएक्टिवेट किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तभी से भाजपा ने भांप लिया था कि वो इसका किस तरीके से एक पॉलिटिकल वेपन की तरह, एक राजनीतिक हथियार की तरह इसका विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। भाई, ईडी ने 96% मामले विपक्ष के खिलाफ ही दायर किए और उसका पूरा हथकंडा है कि वो मुकदमा शुरू ही नहीं होने देती है, वो तब तक उसको टालती रहे। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक ये लोग जेल में बने रहें। मकसद ये है कि जो नेता है, जो जिसके जरिए सारी राजनीति होती है, जनता को गोलबंद किया जाता है, उसको नजारे से हटा दिया जाए, सीन से हटा दिया जाए नेता को। नेता जेल में होगा, पार्टी अपने आप में बिखर जाएगी। ये वो चाहते हैं। एक पार्टी ने भाजपा को लगातार एक के बाद एक 3 चुनाव दिल्ली में हराए हैं। भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है किस तरह उस पार्टी को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। भाजपा इस तरह का खेल खेल रही है। अब उसके मुकाबले ये नैतिकता और शुचिता के प्रश्नों का तो कोई मतलब ही नहीं है। नैतिकता और शुचिता के प्रश्न तो वहां पे होते हैं जहां खेल के नियमों को इस तरीके से विकृत न किया जाए। खेल के नियम कानून की वजह से एक पार्टी के पक्ष में झुक गए हैं पूरी तरीके से। उसका मुकाबला कैसे किया जाए? उसका मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई रणनीति तो बनानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने रणनीति बनाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई आपका संबंध गैर कानूनी है। काफी दिन तक ईडी जो है इस बात से भ्रमित रही, इसका मुकाबला कैसे करें। तो ईडी खुद ही अदालत में चली गई। अदालत से ईडी के मनमर्जी का फैसला नहीं आया। मामला अभी तक विचाराधीन है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद 22 अप्रैल को इस बात पर सुनवाई होगी और ईडी को अदालत को अपने मामले की फाइल भी जानी पड़ेगी तो अदालत देखे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन आरोपों का ईडी दावा करती है वो आरोप किस हद तक है, उनमें कितनी दम है। तो ये तो इस तरीके से जो रणनीतिक बिसात बिछी हुई है वो इस तरह की बिसात है। उसमें एक पक्ष ने अपनी बेहतर स्थिति का फायदा उठाते हुए खेल के नियमों को अपने पक्ष में कर लिया है बेईमानी से। उसका जवाब किसी न किसी रूप में तो देना ही पड़ेगा।
एक चीज़ जो आपने सरकार चलाने संबंधी परेशानियों का ज़िक्र किया, लेकिन पार्टी को चलाने में भी काफ़ी परेशानी आएगी क्योंकि कोई नेता ऐसा नहीं जो अरविंद केजरीवाल के कद का हो। तो क्या इसे आम आदमी पार्टी की कमजोरी भी मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई नेता विकसित नहीं होने दिया? हर पार्टी में जब मुख्य नेता नजारे से हट जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, बीमार हो जाता है या उसका देहांत हो जाता है या कुछ और घटना हो जाती है, तो पार्टी में परेशानी तो आती है। आज अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी नजारे में ना रहे किसी वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी में पड़ जाएगी भाजपा। कोई भी पार्टी परेशानी में पड़ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के सामने परेशानी है, संकट है। इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। उस योजना पे वो अमल कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि उस योजना पे वो कहां तक अमल कर पाते हैं, परिस्थितियां उन्हें इसकी इजाजत देती है कि नहीं देती हैं। उनके जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो उन्हें ऐसा करने देते हैं, नहीं करने देते हैं। लड़ाई आर पार की है। आम आदमी पार्टी के आप किसी भी नेता से मिलिए, वो आपसे यही कहेगा कि ये लड़ाई आर पार की है। उन्होंने तय कर लिया है कि ये हमें खत्म कर देंगे। हमने तय कर लिया है कि हमें अपने बचने के लिए और पैर टिकाकर लड़ाई लड़नी है, और वो ही कर रहे हैं वो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की योजना, राजनीतिक योजना के हिसाब से देखें, तो पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, 2 या ढाई दिनों में, तो उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो योजना बनाकर चल रहे होंगे, उसमें कामयाबी उन्हें मिल रही है? यानी कि आम आदमी पार्टी काफ़ी कमज़ोर हालत में आ गई है, दिल्ली में उनको और सफलता सुनिश्चित हो गई है उनकी, या उसको हम दूसरे नज़र से भी देख सकते हैं, उनकी चुनौतियाँ बढ़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक असाधारण कदम उठाया है। उन्होंने एक 3 बार के चुने हुए निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री को एक कथित घोटाले में गिरफ्तार करके हिरासत में डाल दिया है उन्होंने। ये एक असाधारण कदम है। भारत की राजनीति में ऐसा कदम कभी नहीं उठाया गया। इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, इसका हम सब लोग अभी अंदाजा लगा रहे हैं। एक अंदाजा कल लगाया गया था, जो जो जिसको एबीपी चैनल पे प्रसारित भी किया गया। उस अंदाजे, सी वोटर का सर्वे था। उस अंदाजे को अगर आप देखें, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी हो सकता है। तो अब वास्तव में क्या होगा, ये तो चुनाव नतीजे आएंगे सामने, तब मालूम पड़ेगा। और वो भी कोई बहुत दूर नहीं है। अब तो आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके इनका सामना कर रही है, और पंजाब में अकेले सामना कर रही है। देखते हैं चुनाव नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि जनता की अदालत है। जनता की अदालत में भी ये मसला तो जाएगा ही, जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, या पहले से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इतने दिनों से आपने जेल में डाल रखा है इस मसले के ऊपर। जनता की अदालत में बात जाएगी, और कुछ देखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई हमदर्दी की कोई आंधी चल रही है या कोई तूफान आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सूचना मतदाताओं के पास जा रही है, और मतदाता इसके ऊपर कैसे कैसे इसकी अनुक्रिया करते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि दिल्ली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शक्तिशाली है, और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ से थोड़ी सी चौंकी हुई जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा विपक्ष से काफी आगे है। लेकिन ये मसला केवल लोकसभा चुनाव पे ही खत्म नहीं होगा, ये विधानसभा चुनाव तक जाएगा। और विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बाहर आने दिया जाएगा। ये सब लोग अभी जेल में ही रहेंगे, और जेल में रहकर ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक गठबंधन जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी, और यहाँ मैं थोड़ा दिल्ली के मामले से अलग हटूँगा। वो गठबंधन नहीं हो पाया, उड़ीसा का गठबंधन, और ऐसा लगता है कि बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी अलग-अलग ही चुनाव लड़ेंगे। क्या हम इसे भारतीय जनता पार्टी की नाकामी माने कि वो बीजू जनता दल को समझा नहीं पाए कि हमारे साथ हो? नाकामी नहीं, इसमें लोकसभा के इस गठबंधन के 2 हिस्से थे। एक तो लोकसभा के सवाल पे होने वाला सौदा, और विधानसभा के सवाल पे होने वाला सौदा। लोकसभा के सवाल पे मेरे पास जो सूचना है, उसमें लगता नहीं कि उन दोनों के बीच में कोई खास दिक्कत थी। दिक्कत विधानसभा को लेके थी। वो 100 सीटें कम से कम वो लड़ना ही चाहते थे, और 100 से कुछ ज्यादा सीटें लड़ना चाहते थे बीजू जनता दल वाले। भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते थे कि वो 100 से कम सीटें लड़े, वो 90 के आसपास सीटें लड़े, और ये लोग ज्यादा सीटें लड़े। वो तय नहीं हुआ। भाजपा वाले चाहते थे कि उनका हाथ लोकसभा चुनाव में भी ऊंचा रहे, और थोड़ा सा विधानसभा चुनाव में भी जैसा वो कह रहे हैं वैसी बात मान ली जाए। वो मानने को तैयार नहीं हुए। बीजू जनता दल की सरकार काफी एंटी इनकम्बेंसी का सामना वहां कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत दिनों से चल रही है सरकार ये, तो उसके खिलाफ नाराजगी जमा हो ही जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उड़ीसा की सबसे प्रमुख ताकत, सबसे बड़ी ताकत वही है। अब देखिए, समझौता दोनों के बीच में नहीं हुआ है। अब तितरफा लड़ाई होगी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल। देखें उसका परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि
भाजपा को भी लग रहा था कि इस बार अगर वो बिना किसी समझौते के अकेले लड़ेगी तो पिछली बार उसने जो 8 सीटें जीती थी वो नहीं जीत पाएगी, उसकी सीटें 4 या 3 रह जाएंगी, ऐसा उड़ीसा की राजनीति की जानकारी रखने वालों का मानना था। अब देखिए क्या परिस्थिति बनती है। और ये भी है कि अगर वो जीतते भी हैं बीजू जनता दल के लोग, तो वो आमतौर पे सत्ता के साथ ही रहते हैं केंद्र में। नहीं, अगर देखिए अगर वो जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है तो भाजपा का समर्थन करेंगे, बशर्ते भाजपा केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में हो। अगर स्थिति ऐसी कोई बनती है, जिसकी संभावना बहुत कम हम लोगों को दिखाई पड़ रही है कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति भाजपा ना आ पाए, तो उस सूरत में वो उनके साथ रहेंगे जिनकी ज्यादा संभावना होगी सरकार बनाने की। एक आखिरी सवाल कि क्या ये जो घटना दिल्ली में हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसे देशव्यापी चुनाव में एक डिसरप्शन के रूप में देखें कि चर्चा अब देश के चुनाव की नहीं हो रही है, पूरी तरीके से मीडिया का ध्यान सिर्फ दिल्ली पर ही है। तो इसे क्या मान सकते हैं कि आमतौर पे जो चुनावी चर्चा होनी चाहिए उसमें एक बाधा के रूप में ये आ गया? ये बड़ी और असाधारण घटना है, तो जाहिर है कि अभी 2-3-4 दिन तो काफी इस पे जोर रहेगा उसके बाद में। उसके बाद बात दूसरी ओर मुड़ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हर वक्त पूरे चुनाव में इसका इसी तरीके से जोर रहेगा। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति पर अभय जी से चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।